Hello, good morning. Welcome to our channel Physics Professor. मैंने ये नाम थोड़ा क्रेजीनेस में दे दिया था। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 11th और 12th की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। कैसे? इन अ फन वे, बहुत मस्ती मजाक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों एक बात बताता हूँ कि हम बहुत स्लो पढ़ने वाले हैं, बहुत स्लो, क्योंकि जो क्लास 10 से 11 का ट्रांजिशन है उसमें बहुत नए कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। तो सबको हम कंसेप्चुअली समझेंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअल रियल लाइफ में, रियली क्या हो रहा है उसको हम समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे इन फिजिक्स। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट को हम लोग एस टी डॉट भी लिखते हैं, लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो अब हम लोग को तो ये तो पता ही है कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है, फिर भी चलो समझते हैं। स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि जो मोशन होने वाला है वो सिर्फ एक तरफ होने वाला है, या तो वो एक्स डायरेक्शन में होगा, या तो वो वाई डायरेक्शन में होगा, या तो फिर वो जेड डायरेक्शन में होगा। ये जेड डायरेक्शन जो कि इस स्क्रीन के स्क्रीन से बाहर आते हुए दिखा रहा है, या स्क्रीन के अंदर भी जा सकता है। अंदर जो जाएगा उसे हम नेगेटिव जेड डायरेक्शन बोलेंगे, जो बाहर आ रहा है उसे हम पॉजिटिव जेड डायरेक्शन बोलेंगे। इधर हम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन बोल रहे हैं और इधर हम नेगेटिव वाई डायरेक्शन बोलेंगे। इधर हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बोलेंगे, इधर हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन बोलेंगे। तो हम जिस मोशन के बारे में बात करने वाले हैं वो सिर्फ इन तीनों में से एक पॉसिबिलिटी को फुलफिल करेगा और बाकी दो को नेग्लेक्ट। इस चैप्टर में हम इधर तक ही खुद को लिमिट करेंगे और बाकी जो भी एडवांस चीजें होगी जिसमें हम एक्स और वाई दोनों को साथ में लाएंगे या एक्स वाई जेड तीनों को साथ में लाएंगे, वो हम बाद में करेंगे। पहले हमें सिर्फ वन एक्सिस लेके, वन डायरेक्शन लेके बातों को समझना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि मोशन होता क्या है। ये जो मोशन वर्ड है वो होता क्या है। तो मोशन वर्ड और कुछ नहीं होता, ये होता है चेंज। चेंज होता है, क्या चेंज होगा? चेंज इन पोजीशन ऑफ, किसका पोजीशन चेंज होने वाला है? किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू को हम लोग ऐसे लिखते हैं, टाइम के साथ एक बॉडी का पोजीशन को अगर चेंज होते हुए तुम देखते हो तो तुम कह सकते हो कि वो एक मोशन स्टेट में है। तो ये होता है मोशन। जैसे कि समझ लो एक कार है, ये फिगर थोड़ा अजीब लग रहा है पर ठीक है, कार है। ये कार अगर पहले रेस्ट में था सम टाइम एट 0 सेकेंड सपोज, और आफ्टर सम टाइम तुम घड़ी लेके खड़े हो, ठीक है, तुम घड़ी लेके खड़े हो और तुमने टाइमर स्टार्ट किया, स्टॉप वॉच स्टार्ट किया। तो स्टॉप वॉच स्टार्ट करने से पहले तुमने देखा कि ये गाड़ी रेस्ट पे है, पर आफ्टर सम टाइम लाइक 5 सेकेंड तुमने देखा ये गाड़ी यहाँ पहुंच गई। तो ये जो 5 सेकेंड के बाद इस गाड़ी का पोजीशन चेंज हो गया, ये तुमने देखा। तो दिस चेंज इन पोजीशन जो कि टाइम के साथ हुआ है उसे हम कहते हैं मोशन। तो हम बोल सकते हैं कि ये गाड़ी जो है वो मोशन में है। ओके, ये गाड़ी अगर मोशन में है तो इसके साथ कुछ कुछ और होने वाला है। जैसे कि मोशन होते ही मोशन होते ही एक ऑब्जेक्ट
के पास कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। क्या बोलते हो, आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, आएंगे बच्चों, आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे बताओ? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगा कि अगर वो गाड़ी मोशन में आ जाती है तो उसके पास एक स्पीड होगा, एक स्पीड होगा। नेक्स्ट, अगर स्पीड है तो वेलोसिटी भी होगा, स्पीड है तो वेलोसिटी भी होगा। पर सबसे पहले उसके पास डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, क्योंकि उसने अपना पोजीशन चेंज किया है। डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, मैं बताता हूँ क्या होने वाला है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा, सबके बारे में बताऊंगा, पर पहले अभी ये समझो। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है एक्सेलरेशन, ये भी हो सकता है उसके पास। तो हम सब चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये पहला टर्म होगा हमारे लिए। तो एक क्रोनोलॉजी समझ लो। सबसे पहले डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, उस गाड़ी के पास नहीं, उस गाड़ी ने एक डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया है। नेक्स्ट, ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर करने के लिए उस गाड़ी के पास स्पीड या वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो गाड़ी बीच बीच में, या समझ लो हमेशा ही, एक्सेलरेशन या एक्सेलरेट कर रही होगी। ओके, तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसके बाद हम जाएंगे स्पीड और वेलोसिटी पे, फिर हम जाएंगे एक्सेलरेशन पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम सिंपली पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं, पाथ लेंथ। ओके, पाथ लेंथ। तो तुम समझ पा रहे हो कि ये लेंथ वर्ड है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर सपोज तुम्हारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ 5 cm है, ठीक है, तुमने उस रॉड को सपोज एक्स एक्सिस पे रखा है, एक्स एक्सिस की तरफ रखा है, तो ये समझ लो 0 है, ये 5 है, तो ये पोजीशन जो है यही रॉड का लेंथ बता रहा है। तो अगर इस रॉड को मैं अब इधर रख दूं, मतलब नेगेटिव जेड एक्स एक्सिस में रख दूं, नेगेटिव एक्स एक्सिस में अगर रख दूं मैं इसे, तो क्या उसका लेंथ -5 cm हो जाएगा? नहीं, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई भी एक्सिस में हो। तुमको बस ये देखना है कि तुम कैलकुलेट कहाँ से कर रहे हो। मतलब समझ लो, अगर तुम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो, ये -1 है तो ये -6 तक जाएगा, तो -1 -6 कर दोगे तो ये 5 आ जाएगा। ये हम सिर्फ एक रेफरेंस के लिए ले रहे हैं। ओके, तो बात ये है कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जो डिस्टेंस है, अगर वो पाथ लेंथ के बराबर है तो क्या वो नेगेटिव हो सकता है? द आंसर इज नो, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। वो अगर नेगेटिव हो गया तो ये जो बेसिक थ्योरी है वो गलत हो जाएगी। ओके, सो हम अभी ये बोलते हैं कि जो पाथ है, जो कि एक ऑब्जेक्ट लेगा, जो पाथ एक ऑब्जेक्ट लेगा टू कवर, the path taken by an object to cover its requirements, उसी को हम डिस्टेंस कहेंगे। ये जो रिक्वायरमेंट वर्ड है वो सिंपल है। जैसे सपोज तुम अपने घर पे हो और तुम्हें आज स्कूल के लिए जाना है, जो कि तुम्हारा स्कूल है वो 5 किलोमीटर तुम्हारे घर से दूर है, तो तुम घर से निकलते हो और स्कूल जाते हो, ये तुम्हारी होगी रिक्वायरमेंट। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए तुम्हें 5 किलोमीटर घर से स्कूल तक जाना पड़ेगा, तो वही तुम्हारा हो गया डिस्टेंस। सपोज अब तुम स्कूल से घर आ रहे हो, तो तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या था कि घर से तुमने स्कूल गया
फिर स्कूल से फिर घर आए, तो इसका मतलब कि तुमने टोटल जो है 10 किलोमीटर कवर किया। तो जो टोटल पाथ लेंथ है, मतलब पहले घर से स्कूल तक जाना, फिर स्कूल से घर तक आना, ये पूरा तुम्हारा पाथ लेंथ है। तो ये पूरा हम डिस्टेंस में कवर करेंगे, मतलब डिस्टेंस के अंदर ये पूरा 10 किलोमीटर हम लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पहले मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता लेता हूँ, फिर मैं बताऊंगा आपको कि आगे क्या चीज इंपॉर्टेंट हमारे लिए डिफरेंस में रहेगी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सपोज एक बॉडी एक पॉइंट पे है, उस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूँ, और वो बी पॉइंट तक गई, बी पॉइंट तक गई। ओके, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लाइन, इसको सीधा करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग सीधा कर लेते हैं इसे, हमारे पास टाइम है। तो हम इसे सीधा, ये तो और टेढ़ा हो गया यार, इसको सीधा कैसे करते हैं? तो मुझे बताएगा इसको सीधा कैसे करते हैं? ठीक है, कोई बात, अब सही है। ठीक है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ गया, तो समझ लो ये जो डिस्टेंस है ये 5 किलोमीटर है। ओके, ये अगर 5 किलोमीटर है तो डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। और इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये बॉडी जब समझ लो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट में ये बॉडी 0 पे थी, इस पॉइंट पे ये 5 पे आ गई। तो समझो कि तुम जो मेजर कर रहे हो, तुम भी ए पॉइंट पे हो, तुम भी ए पॉइंट पे हो, और तुमने मेजर करना शुरू किया यहाँ से, और देखा कि वो ऑब्जेक्ट ए से बी तक पहुंच गई, और उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो तुम देख पा रहे हो कि ये यहाँ तक पहुंच गया और फिर यहाँ से कहीं हिल नहीं रहा। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी सेम होने वाली है, वो भी 5 किलोमीटर ही होगी। अब देखना, अब ये समझ लो कि ये ऑब्जेक्ट अब बी से सी तक चला गया, ये भी 5 किलोमीटर है समझ लो। तो जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर और बढ़ गई। ओके, पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 किलोमीटर नहीं बढ़ी। तुम्हें सबसे शॉर्टेस्ट जो पार्ट है उसे कंसीडर करना है, और उसकी पोजीशन तक पहुंचना है। मतलब ए से सी तक हम ए टू बी भी जा सकते हैं और ए टू सी डायरेक्टली जा सकते हैं। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट है हम उसको कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सपोज अभी ये पॉइंट सी से फिर डी पे चला गया, तो डिस्टेंस क्या हुआ? 5 किलोमीटर और बढ़ गया, डिस्टेंस 5 किलोमीटर और बढ़ गया। अब समझ लीजिए डी से लेके फिर ए तक पहुंच गया, ये डी से लेके फिर ए तक पहुंच गया। तो पूरे इस जर्नी में जो डिस्टेंस है वो 4-5 किलोमीटर हो गई, मतलब 20 किलोमीटर हो गए। और जो डिस्प्लेसमेंट है देखो, ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ था ऑब्जेक्ट, फिर ए पे ही जाके रुक गया, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 किलोमीटर है, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ओके, तो हम डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन है वो कैसे लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और पाथ लेंथ, और पाथ लेंथ is called as displacement। ये आप लोग के लिए बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट। और याद रखना, देखो अब इम्पोर्टेंट ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करके बी तक गया, फिर सी तक गया, फिर डी तक गया, फिर ए तक गया, ये देखो, ये डायरेक्शन देखो, ऐसे गया, तो ये 5 किलोमीटर था, ये 5 किलोमीटर था, ये 5 किलोमीटर था, और ये भी 5 किलोमीटर था, राइट। अब मैंने क्या किया, इस 5 किलोमीटर को पहले लिया, फिर इसे प्लस किया, फिर इसे प्लस किया, फिर इसे प्लस किया, तो 20 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस 20 किलोमीटर आ गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं सबसे पहले इस 5 किलोमीटर को कंसीडर करूं, फिर इसको करूं, फिर इसको करूं, फिर इसको करूं, तो कोई चेंजेस आएंगे डिस्टेंस में? नहीं, कोई चेंजेस नहीं आने वाले, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब तुमने क्या किया, तुमने डायरेक्शन चेंज किया। तुम पहले ए से निकल रहे थे,
फिर तुमने डायरेक्शन चेंज करके कहाँ से कंसीडर किया, सी से कंसीडर किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गए, फिर यहाँ गए। सी से स्टार्ट करने के बावजूद भी तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। तो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन के ऊपर, जो डिस्टेंस है वो डायरेक्शन के ऊपर मैटर नहीं करेगा या डिपेंड नहीं करेगा, पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका डायरेक्शन कैसे इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। देखो, एक ऑब्जेक्ट समझ लो, ए पॉइंट पे है, वो बी पॉइंट तक जाता है, ठीक है। इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, समझ लो। फिर ये बी से ए तक फिर आ गया, ये नहीं है, ठीक। ओके, ये तुम गलत मत सोचना, ये नहीं है। सिंपल ये सोचना है हम लोग को कि ये बी से लेके ये फिर वापस आ गया, बी से लेके ये फिर वापस आ गया। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। जो टोटल डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। पर अब बात ये है कि अगर यहाँ पे तुम डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो वो हो जाएगा 0 किलोमीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 किलोमीटर, क्योंकि उसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, बी तक गया, फिर ए में लौट आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। एक बात बताओ, अभी अगर मैं ऐसे सोचूं कि जब ए से बी तक गया, बी से ए तक गया, डिस्टेंस 10 किलोमीटर हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि बी से स्टार्ट करता हूँ और सी तक गया, ये भी 5 किलोमीटर है, ये भी 5 किलोमीटर है। तो मैं जो ए से बी तक का डिस्टेंस है उसे चेंज करके बी से सी तक का भी बोल सकता हूँ। मतलब ये सेम है, ए से बी और बी से सी सेम डिस्टेंस है। पर ये जो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट था, मतलब ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट जो था वो 5 किलोमीटर था। पर जब ये लौट आया तो डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर हो गया। पर अगर मैं ऐसे कंसीडर करूं कि ए से बी तक ये गया, फिर बी से सी तक ये गया, तो तुम देख पा रहे हो कि टोटल जो डिस्टेंस है वो तो 10 किलोमीटर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्टेंस तो सेम है पहले के जैसा। पहले के बात में हम लोग को जब हमने बोला था कि ए से बी तक आया और फिर बी से ए तक गया, तो जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। अभी जब मैंने बोला कि ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, फिर भी 10 किलोमीटर है डिस्टेंस, इसका मतलब ये दोनों तो सेम है। पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस केस में 0 था, पर इस केस में देखो कितना होगा, ए से बी तक और बी से सी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो बन जाएगा 20 किलोमीटर। मतलब ये देखो, डिस्प्लेसमेंट जो था इस केस में, इस पहले वाले केस में 0 आया था और इस केस में 20 किलोमीटर आ गया। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम डायरेक्शन को बिना बताए डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर बात करते हो तो वो सबसे बड़ी गलती होगी, उस गलती को हमें नहीं करना है। तो मैं इसके साथ और एक बात बताता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है मैं बताता हूँ, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे क्वांटिटीज जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो वो वेक्टर क्वांटिटीज है। ऑन द अदर हैंड जो डिस्टेंस है, जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। अभी इंपॉर्टेंट नहीं है कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड है एक न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि जब मैंने बोला कि डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर जो है, जो नंबर है वो मेरा मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है जो नंबर है। जो पर डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर मैं कहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट 20 किलोमीटर है तो मुझे बोलना पड़ेगा कि अलोंग ए टू सी है विया बी। मुझे बताना पड़ेगा डायरेक्शन किधर जाना है, ए से सी तक जा रहा हूँ,
बी को पार करते हुए। ये बात मुझे बतानी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट में। तो इम्पोर्टेंट ये है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है और डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर। ओके बच्चों, तो हम ये क्लास यहीं आज एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको हम बताएंगे कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। तो कल के लिए ट्यून रहना, रेडी रहना सीखने के लिए। बाय बाय, गुड नाइट, सब बखैर।